हेलो दोस्तों, यूपीएसआई मूल विधि। आइए पहले सिलेबस आपको दिखा देते हैं। सिलेबस के बाद फिर हम बताते हैं आपको अभी पढ़ना क्या आगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता है, अर्थात भारतीय दंड विधान बोले तो आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता बोले तो सीआरपीसी। ये दोनों हमारी हो गई हैं। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ठीक है। अब करना क्या है, ये यहाँ से आ जाता है। देखो, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्राविधान, इसको देखना है। ये पूरा एक मान चलो एक चैप्टर ही बन जाता है, एक चैप्टर ही बन जाता है। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में इसे पूरा कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। फिर यातायात के नियम एक पार्ट में होगा तो एक पार्ट में, दो पार्ट में होगा। फिर पर्यावरण संरक्षण, इसी तरह आगे करते चले जाएंगे। जैसे वन्य जीव संरक्षण है, ये सब मानवाधिकार है, ये सारे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सारे इस तरह टॉपिक वाइज जो भी दिए हैं मूल विधि में, इनको देखेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगला टॉपिक बच्चों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित विधिक प्राविधान। तो इसे आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। आपको सिलेबस समझ आ गया। और जैसे कि संविधान में हमारा क्या चल रहा है, संविधान में हमने उद्देश्य क्लियर कर हो गया, हमारा मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य हो गया है। अगले वीडियो से हम संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। ऐसे संविधान में चल रहा है, संविधान में इतनी चीज़ें हो गई हैं। इनके क्वेश्चन भी हमने कर लिया है जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और थ्योरी भी कर ली है, ठीक है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले महिला का था, बच्चों का था, अनुसूचित जातियों के लिए तो पहले हम महिला से संबंधित देखेंगे। अच्छा, महिला संरक्षण संबंधित विधिक प्राविधान, पहले महिलाओं का देखेंगे, फिर बच्चों को देखेंगे, फिर अनुसूचित जातियों के लिए देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है, इसमें भी कई सारे हैं, कई सारे अधिनियम हैं, कई सारे एक्ट बनाए गए हैं महिला के संरक्षण संबंधी। तो पहला अधिनियम है अनैतिक व्यवहार अधिनियम, अर्थात अनैतिक व्यवहार या निवारण अधिनियम 1956। शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी अधिनियम बने हैं महिलाओं के संबंधित, वो सारे देखने वाले हैं, ठीक है। मई 1950 में यूएसए में आयोजित अनैतिक व्यवहार का निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के आधार पर भारत में अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1956 पारित किया गया, ठीक है। अनैतिक व्यवहार अधिनियम 1956 संपूर्ण भारत पर 30 दिसंबर 1956 से लागू है। 30 दिसंबर 1956 से ये लागू। इस अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत संबंधित प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया, जैसे कि वैश्यागृह धारा 2 का में है। इसमें कोई घर, कमरा, सवारी या स्थान का कोई भाग अभिप्रेत है जिसका उपयोग अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वैश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, उसे वैश्यागृह बोलेंगे। बालक धारा 2 के का में का है, के ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हुई है। 16 वर्ष से कम का जो भी है वो क्या है, बालक कहा जाएगा। सुधार संस्था धारा 2 के खा में है, सुधार संस्था के आशय किसी भी व्यक्ति नाम से ज्ञात ऐसी संस्था से है जो धारा 21 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तथा इसके अंतर्गत वह आश्रम भी जहाँ विचारणीय व्यक्तियों को रखा जाता है, वही सुधार संस्था है, ठीक है। उनमें सुधार लाने के लिए। वयस्क क्या है, जिसने 18 वायु पूरी कर ली है वो वयस्क है। 2 के का में आते हैं ये बातें। अच्छा, अवयस्क कौन है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली किंतु 18 की आयु पूरी नहीं की है। अब वो ना तो बालक है ना तो भाई वो वयस्क है, तो अवयस्क कहलाएगा। 16 से 18 के बीच वाले अवयस्क कहलाएंगे, याद रखिएगा। वैश्यावृत्ति, वैश्यावृत्ति किसमें है, धारा 2 का चा में। वैश्यावृत्ति से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वाणिज्य प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग करने से है, तथा वैश्या का अर्थ इसी अनुसार लगाया जाएगा, ठीक।
संरक्षा गृह क्या है? धारा 2 का 6 संरक्षा गृह से आशय ऐसी संस्था से है जिसमें ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनकी देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। संरक्षा गृह के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता: कोई आश्रय जहां विचाराधीन को रखा जाए या कोई सुधार संस्थान, वह संरक्षा गृह हो सकता है। सार्वजनिक संस्थान कौन होगा? धारा 2 के 4 में इससे ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जो जनता के प्रयोग के लिए आसेत हो या जिस तक जनता की पहुंच हो तथा इसके अंतर्गत कोई लोक प्रवहन भी हो। धारा 3 का फर्स्ट के तहत कोई व्यक्ति जो कोई वैसा गृह चलाता है या उसका प्रबंधन करता है अथवा उसको चलाने अथवा उसके प्रबंधन में काम करता है या सहायता करता है तो वह प्रथम दोष सिद्ध कम से कम 1 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष का कठोर कारावास से तथा जुर्माने से भी जो 2000 तक है दंडित किया जाएगा। ठीक, इतने से दंड होगा उसको। द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की स्थिति में कम से कम 2 वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना दंडनीय है। धारा 3(2) ख के तहत यदि कोई परिसर का पट्टेदार, किराएदार, स्वामी, अभियोगी या पारसाधक व्यक्ति अथवा अभिकर्ता द्वारा परस्पर का वैश्यागृह के लिए उपयोग या उसके लिए अनुज्ञा दिया जाता है तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर उसे 2 वर्ष कारावास और 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाए। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की स्थिति में 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, जुर्माना भी। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत वैश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया। अगर वैश्यावृत्ति करके लिए जीवन का उपार्जन कोई कर रहा तो उसके लिए जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वैश्यावृत्ति के उपार्जनों पर पूर्ण रूप से या भागतः जीवन निर्वाह करेगा, वह 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। जब इस तरह का उपार्जन किसी बालक का अवयस्क की वैश्यावृत्ति से संबंधित है वह कम से कम 7 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए कारावास पाएगा। अगर ऐसी वैश्यावृत्ति किससे करवा रहा है? किसी अवयस्क, अगर 16 से 18 के बीच का है तो फिर उसमें सज़ा बढ़ जाएगी 7 से 10 वर्ष तक की। धारा 4 का 2 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति की बाबत यह साबित हो जाता है कि किसी वैश्या के साथ निवास करता है अथवा या अभ्यस्तता उसके संग रहता है या किसी वैश्या की गतिविधियों का ऐसी रीति से नियंत्रण अथवा निर्देशन करता है या उस पर असर डालता है जिससे यह दर्शित होता है कि ऐसा व्यक्ति उसे वैश्यावृत्ति करने के लिए सहायता दे रहा है या दुष्प्रेरित या विवश कर रहा है। ठीक है। किसी वैश्या में निमित्त दलाल या कूटना के रूप में कार्य कर रहा है तो वह तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति उपधारा 1 के अर्थ में अन्य व्यक्ति के वैश्यावृत्ति के उपार्जनों का पर जानबूझकर जीवन निर्वाह कर रहा है। समझ यही बात? तो नहीं कि वो भी अपना काम चला रहा है। जो दलाल होते हैं ना, जो कहेंगे तुम लड़के पकड़ के लाओ, थोड़ा तुमको भी मिलेगा, 1000 मिलेगा, 200 रुपये तुम्हारे, 800 हमारे, तो ऐसा कोई कर रहा है तो वो भी। चलिए ठीक है, जान लीजिए सब। अधिनियम की धारा 5 की जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चाहे उसकी सम्मति से या उसके बिना वैश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करेगा। कोई व्यक्ति मतलब यहाँ पे स्त्री के लिए ही करता है, वैश्यावृत्ति के लिए प्रेरित है ना, चाहे उसकी सम्मति से हो चाहे बिना असम्मति से हो, ले जाएगा या ले जाने का प्रयास करे तो न्यूनतम 3 वर्ष का अधिकतम 7 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष 2000 रुपये जुर्माना भी। ठीक है ना। यानी किसी से वैश्यावृत्ति करवाते हो, उसे प्रेरित करते हो या करवाने का प्रयास करते हो तो सब अपराध है। यदि अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो 7 वर्ष की अवधि के लिए कारावास का दंड 14 वर्ष की अवधि के लिए कारावास तक होगा।
7 से 14 तक का हो सकता है फिर, क्योंकि यदि अपराध में बालक है तो कम से कम 7 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन भी हो सकता है। अवयस्क है तो कम से कम 7 वर्ष का, अधिकतम 14 वर्ष की अवधि का कारावास। अगर और धारा 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सम्मति या उसके बिना, मतलब उसकी सम्मति के बिना किसी वैश्यागृह में निरुद्ध करेगा, मतलब किसी वैश्यागृह में पहुंचा देगा, बेच देगा, रख देगा जाके किसी परिसर में या घर में, पर इस आशय से निरुद्ध करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मैथुन करे जो ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी नहीं है। ठीक है, मैथुन में देखकर सेक्स कह देंगे तो वह भी 7 वर्ष के कठोर कारावास, जो आजीवन भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, ऐसा होगा उसको। धारा 4 के 7 के अनुसार वैसा वृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसके साथ ऐसी वैसा वृत्ति सार्वजनिक स्थान में या उसके समीप की जाएगी तो वह 3 माह के कारावास से दंडनीय होगा। समझ रहे हो? कोई वैश्यावृत्ति, कोई महिला है वैश्यावृत्ति करती है, उसे आपने पैसे दे के, ठीक है, सेक्स किया, मैथुन किया, अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर कर रहे हो, खुलेआम कर रहे हो तो ये गलत है, या उससे आसपास कर रहे हो तो भी आप भी दोषी हो जाओगे। हालांकि ये तो दोषी है ही है, आप भी दोषी हो जाओगे, 3 माह तक के लिए जेल हो सकती है, ध्यान रखना। सार्वजनिक स्थान के समीप से आशय है कि शैक्षणिक संस्था हो, कोई छात्रावास हुआ, अस्पताल हुए, धार्मिक पूजा स्थल हुआ, पारिचर्यागृह से 200 मीटर की दूरी के अंदर हो। समझ गए? तब ऐसे माना जाएगा। अच्छा, ऐसा ना हो। यदि सार्वजनिक स्थान या परिसर में कोई होटल है तो तत्सम प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन ऐसे होटल का कारोबार चलाने के लिए लाइसेंस 3 माह की अवधि के लिए किंतु 1 वर्ष तक ही हो सकेगी, निलंबित कर दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कर रहा है ले जाके, ठीक है, तो वो भी 3 माह तक की लाइसेंस भी उसका रद्द हो सकता है होटल का। परंतु यदि अपराध किसी होटल में या बालक या अवैध की बापत बाबत है तो होटल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। धारा 8 वैश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए विलुप्त करना या याचना करना। जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई देते हुए और ऐसी रीति में जिससे दिखाई दे या सुनाई दे, चाहे किसी भवन या घर के अंदर से, अन्यथा अंग विशेष उस अपने सही के जानबूझकर अभिदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के प्रयोजनों से प्रलोभित करेगा अथवा उसका ध्यान आकर्षित करेगा या करने का प्रयास करेगा तो वह प्रथम दोष सिद्ध पर 6 माह तक का कारावास, 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। बात समझे? ठीक है। द्वितीय पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की स्थिति में 1 वर्ष तक की कारावास और 500 तक के दंडनीय होगा। यदि अपराध किसी पुरुष द्वारा किया गया है तो वह न्यूनतम 7 दिन व अधिकतम 3 माह तक का कारावास दंडनीय होगा। धारा 9 अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को प्रलोभित करना। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा अपने देख रेख में रखते हुए या उस पर प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए उस व्यक्ति को वैश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन देने जाएगा, उसमें सहायता करेगा या उसका दुष्प्रेरणा करेगा, वह प्रथम दोष सिद्ध कठोर या साधारण कारावास जो कम से कम 7 वर्ष या 10 वर्ष या अथवा आजीवन होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है। अभी रक्षा के लिए चलो हम करवाएंगे, तुम्हारी देख रेख करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम अपना काम कर लेना, तो इसके लिए ये बात बताई गई है। ठीक है। धारा 13 विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय। राज्य सरकार द्वारा नियमित विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए अपराध के संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक विशेष पुलिस
एक विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति में से नीचे का नहीं होगा। पुलिस निरीक्षक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इससे कांस्टेबल वगैरह से काम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। निरीक्षण के लिए याद रखना, यह जिला मजिस्ट्रेट ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह विशेष मामलों में किसी विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदान की जाने वाली योग्य सभी या उनसे कोई किसी भी सेवानिवृत्त पुलिस अथवा सेना अधिकारी को प्रदान कर सकता है, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। अधिनियम के तहत राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता के लिए, जिसके अंतर्गत स्त्री पुलिस अधिकारी भी होगी, ठीक है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, ठीक है। राज्य सरकार साधारण पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए एक आशय की सलाहकार निकाय और उसके साथ उस क्षेत्र में 5 सामाजिक कल्याण स्त्री सामाजिक कार्यकर्ता सहित होना चाहिए, को सहयुक्त कर सकती है, ठीक है। धारा 14 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध को संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। ऐसा हो रहा तो उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। धारा 15 के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी का दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी ऐसे आपराधिक पर्सन में वारंट के बिना प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है ऐसे में, ठीक है। इस धारा के अधीन तलाशी करने से पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी तलाशी किए जाने वाले परिक्षेत्र के जिसे तलाशी किया जाने वाला स्थान स्थित है रहने वाले 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों जिसमें एक स्त्री होगी तो तलाशी के साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए लिखित आदेश देगा, किंतु वह आदेश स्त्री निवासी पर लागू नहीं होगा, ठीक है। धारा 16 व्यक्तियों को छुड़ाना के तहत पुलिस से प्राप्त सूचना अथवा मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाता है कि कोई व्यक्ति वैश्यागृह में रह रहा है या सेवानिवृत्त कर रहा था या उससे कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक पद से नीचे का ना हो, ठीक है, ऐसा ही हो, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए कि वह उस व्यक्ति वहाँ से हटाए और उससे समझ पेश करे, ठीक है। धारा 18 वैश्यागृह को बंद करना और परिषदों के अपराधों की बेदखली। कोई मजिस्ट्रेट प्राप्त सूचना के आधार पर 200 मीटर की दूरी पर अगर वैश्यागृह से संबंधित परिषद के व्यक्ति को 7 दिन के अंदर कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है और पर्याप्त आधार पर संबंधित व्यक्ति को 7 दिन के अंदर उस स्थान से बेदखल कर सकता है। वैसा किसी स्थान को हटाया जाना, वैसा का किसी स्थान से हटाया जाना, जैसे धारा 20 कोई मजिस्ट्रेट या इत्तला मिलने पर कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत किसी स्थान में या प्रायः जाने वाला कोई व्यक्ति वैश्या है तो प्राप्त सूचना का सार अभिलिखित कर ऐसे व्यक्ति को सूचना देगा कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो कारण दर्शित करे, उससे अपनी आप को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा और उसमें पुनः प्रवेश करने के प्रसिद्ध क्यों न किया जाए, ठीक है। यदि उस व्यक्ति का आदेश का पालन में असफल होता तो वह जुर्माने में 200 रुपये तक हो सकता है, ठीक। 7 दिनों के भीतर हट भी जाना चाहिए, लिखित आदेश जारी कर दे तो, ठीक है, मजिस्ट्रेट लिखित आदेश देता है तो। अपराध में जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से प्रत्येक दिन के लिए 25 रुपये तक हो सकता है, ठीक है, याद रखना 25 रुपये तक प्रत्येक दिन का ले सकता है। धारा 21 संरक्षागृह। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार इतने संरक्षागृह और सुधार संस्थाओं की स्थापना अपने विवेक से कर सकती है। राज्य सरकार किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती है, ठीक है। धारा 22 मामले का विचारण। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध पर विचारण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। धारा 22 का के तहत यदि राज्य सरकार को समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए आवश्यक है तो वह उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात ऐसे क्षेत्र में प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकती है।
धारा 22 काका के तहत केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के समान ही राज्यों में विशेष न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार जैसे विशेष न्यायालय बना सके राज्य भी बना सकता है। धारा 22 खा के तहत राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी अपराध के संक्षिप्त विचारण का आदेश दे सकता है। किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोष सिद्ध की दशा में मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक का दंड दे सकता है, याद रखना। अगला आ जाता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। ये कितना है, एक पेज है, एक ये स्लाइड आ गई, एक ये स्लाइड आ गई, बस यहाँ तक देखें। स्त्री जैसे प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, इसको बाद में देखेंगे, इसको अगले वीडियो से देखेंगे, अभी ये इतना देखते हैं बस। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का उद्देश्य दहेज को देने या लेने को प्रतिषेधित करना, अर्थात दहेज पर रोक लगाना, देना लेना दोनों अपराध। इस अधिनियम को 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हस्ताक्षर किए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। ठीक है, 1983 में इसमें संशोधन किया गया था। इसकी धारा 2 के तहत दहेज को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार दहेज में कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान चीज अभिप्रेत है जिसे विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के बाद किसी समय विवाह के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अथवा विवाह के किसी पक्षकार से के माता पिता द्वारा एक या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो या देने की करार किया गया हो, ये सब क्या है, दहेज। समझ रहे हो ना, देने की बात क्या है, तुमको हम डिजायर देंगे, तुमको हम ये देंगे वो देंगे, सब अपराध में आता है, ऐसा कहा जाता है। तो सही पूछो तो कोर्ट मैरिज ही बेस्ट है। सारे जो धार्मिक प्रोपेगेंडा, धार्मिक परंपराओं से शादियाँ होती हैं, इनमें सब में दहेज, हर जगह तो दहेज है। मान चलो पंडित जी आएंगे वो भी तो दहेज लेंगे, एक तरह शादी कराएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, बुआ जी हैं, दुल्हन लेके आओ, बुआ जी घर में पैसे ठेसेंगे, नाइट पैसे ठेसेगा, सब तो पैसे ठांसते वहाँ पे, पर में जितनी रस्में सब में पैसे चढ़ाओ, सब में पैसे दो, सब में पैसे दो, तो है ना, सब सब बेकार सिस्टम, फालतू के खर्च हैं। शादी सबसे अच्छा तो कोर्ट मैरिज ही होती है इस तरह से, तो नहीं तो सभी कुल मिला के गैर कानूनी है ना। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह में के समय दिया गया मेहर दहेज के में अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, जो मेहर उनमें दिया जाता है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दहेज लेने व देने के लिए दंड या सजा को उपबंध है। ठीक है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देगा या लेगा या दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा तो वह 5 वर्ष का कारावास और 15,000 तक का जुर्माने या इसकी मूल्य रकम के बराबर या इससे अधिक भी होगा तो दंडनीय होगा। यद्यपि न्यायालय 5 से कम की कारावास की सजा दे सकता है, किंतु न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में अपने निर्णय में पर्याप्त और विशेष कारण लिखा जाएगा। ठीक है, हरवंश सिंह बनाम गुरुचरण कौर वाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जहां पक्षकार द्वारा दहेज की लगातार मांग हो वहां प्रत्येक मांग एक अपराध गठित करेगी। ठीक, अगर कोई मांग कर रहा है भैया, वो कहेंगे हम अपाची देंगे, नहीं भैया हम पल्सर लेंगे, नहीं भैया हम KTM लेंगे, है ना, तब वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। अधिनियम 4 के तहत दहेज मांगने के लिए सजा को उपबंध है। इसके अंदर यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति या वर वधु के माता पिता या अन्य नातेदार कोई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से मांग करेगा तो वह कम से कम 6 माह, अधिक से अधिक 2 वर्ष का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना। धारा 4 का के तहत दहेज के लिए विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। ऐसा करने पर 6 माह का कारावास, इससे कम नहीं हो सकता 6 माह से, जो 5 वर्ष की हो सकती है, या 15,000 तक का जुर्माना हो सकता था। इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत दहेज देने या लेने की करार शून्य होगा। दहेज देने लेने का करार क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ना इधर से कोई डिमांड होनी चाहिए ना उधर से कोई, दोनों पक्षों से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए इसके विषय में। जो जितना लेता है ले लेना चाहिए जितना। ठीक, धारा 6 दहेज
का पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के फायदे के लिए होना, जिसके अनुसार पत्नी या वारिस के लाभ के लिए प्राप्त दहेज वर पक्ष द्वारा उक्त वर्णित समय के अंदर पत्नी को दिया जाता है, तो वह 6 माह से अधिक 2 वर्ष तक की कारावास तथा 5,000 से 10,000 तक के जुर्माने या दोनों के लिए दंडित होगा। अगला है विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया, जहां पत्नी की असमान परिस्थितियों में विवाह के 7 वर्ष के अंदर ही मृत्यु हो गई हो और तंग किए जाने की तथा क्रूरता के संबंध में अपनी मृत्यु से पूर्व बयान दिया हो, वहां अभियुक्त व्यक्तियों की दोष सिद्धि मान्य होगी। समझ गए? ठीक। 7 वर्ष कहेंगे, 7 वर्ष तक का आप दहेज प्रथा अधिनियम कब लग सकता है? 7 वर्ष के पहले पहले 7 वर्ष बीत गए फिर दहेज वहेज का उसमें नहीं लग सकता। ऐसा नहीं कि फिर भी दहेज मांग रहा है। ठीक है, कहल से हमने पढ़े हैं ना, दहेज कब लग सकता है, दहेज कानून कब लग सकता है? 7 वर्ष शादी के बाद कब तक? 7 वर्ष तक। 7 वर्ष के अंदर जैसे कोई मर गई, कुछ हो गया, उसने बयान दे दिया कि दहेज वगैरह मांग रहे थे, हम नहीं दे पा रहे थे, हमको मार डाले ये वो। ठीक है, तो अपराधी हो जाएगा, दोष सिद्ध हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, 7 वर्ष बाद ऐसा हुआ तो नहीं माना जाएगा। धारा 7 के तहत अपराधों का संज्ञान लिए जाने का प्रावधान है। इसके अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का विचारण किया जाएगा। अपराध कब संज्ञान में लिया जाएगा? स्वयं जानकारी होने पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, पीड़ित व्यक्ति के अथवा पीड़ित व्यक्ति के माता पिता के परिवार पर या अन्य नातेदार पर, किसी मानवता कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए जाने पर, ऐसा कोई बताता है तो भी हो जाएगा। धारा 8 के अंदर इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध में गैर जमानती तथा असंसनीय होगा। अच्छा, गैर जमानती अपराध है ये। धारा 8 का के अंतर्गत जहाँ, अब ये तो फर्जी, इसका मिसयूज भी है। अच्छा, और भी कोई बात रहती तो ठुकवा देते हैं दहेज प्रथा अधिनियम, है ना, इसे ही लगवा दिया जाता है झूठी गवाही देख के, वहाँ पे झूठा FIR लिखवा के। धारा 3 के अंदर कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्पेश करने के लिए धारा 4 के तहत धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, तो वह यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। धारा 8 खा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जितनी आवश्यकता हो उतनी दहेज प्रतिषेध अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्ति एवं कार्य निम्नलिखित होंगे। यह देखना है कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है। यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके, दहेज लेने या देने के दुष्प्रेरण या दहेज की मांग को रोकना है इसका प्रयास रहेगा। ठीक है। इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति को अभियोजन हेतु आवश्यक साक्ष्य एकत्र करना और राज्य सरकार द्वारा आदेशित अन्य अतिरिक्त कार्यों का अनुपालन करना है। ठीक, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान कर सकती है। अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सरकार अधिनियम के संबंध में नियम बना सकती है। ठीक है। अधिनियम की धारा 10 के तहत राज्य सरकार इस अधिनियम के संबंध में राजपत्र अर्थात गजट में अभिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, इस पर केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसे अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ये वाला प्रतिषेध अधिनियम 1986। ठीक है, और भी हैं, और अभी बालक संबंधित पढ़े हैं, अनुसूचित जातियों संबंधित पढ़े हैं। एक ही नहीं तो 2 वीडियो में लगेंगे तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चैनल बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।